बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पहले थी हिस्ट्री आपको क्लियर है, अलग अलग साइंटिस्ट आए उन्होंने हिस्ट्री दी और इसमें हम लास्ट आ गए थे दैट इज मेंडेलीव के मेरिट्स भी पढ़ लिए थे हमने। मेरिट्स क्या थे मेंडेलीव के? एक तो उसने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे, कुछ एटॉमिक वेट डिस्कवर भी कर दिए या करेक्ट कर दिए, सॉरी वैलेंसी करेक्ट की तो एटॉमिक मास करेक्ट हो गए, और फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन था। ऑलमोस्ट 65 एलिमेंट्स को या 63 एलिमेंट्स को 8 ग्रुप्स में कर दिया था, ठीक है। बट द प्रॉब्लम, कुछ डीमेरिट्स थे। वो क्या क्या थे प्रॉब्लम, शायद आपने कल लिख भी लिए हैं। पहला प्रॉब्लम आपका था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, और उसके नीचे लिख सकते हैं दीज आर स्टिल डीमेरिट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, position of lengthenoid and actinoid are still demerits of our periodic table, long form of periodic table, ठीक है। तो एक वर्ड मैंने बोला है position of hydrogen and position of, ऐसे लिख दिया जाता है lengthenoid and actinoid, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। बच्चों आप लोगों को विजिबल है या प्रॉब्लम आ रही? थोड़ा आगे ले आया मैं, मुझे लग रहा था वहां कम दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्लियर है? तो इन दो पॉइंट के नीचे आप लिख सकते हैं स्टिल डीमेरिट, आज भी डीमेरिट हैं, ठीक। तीसरा डीमेरिट क्या था? वेरी गुड, एक डीमेरिट था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। बच्चों क्लियर है ना? आइसोटोप्स पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। आइसोटोप्स आर, ठीक है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मास वाले एटम्स हैं। और आइसोटोप जब एटम एक ही है लेकिन मास अलग है, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल मास पे बेस्ड है, तो इसे अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही एलिमेंट को एक से ज्यादा पोजीशन मिले। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एक ड्रॉबैक था। क्यों? आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस, देयरफॉर इट शुड गेट डिफरेंट पोजीशन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। आइसोटोप्स का मास अलग अलग है तो पोजीशन भी अलग अलग आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तीसरा या नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एनामोलस पेयर, ये हमने कल डिस्कस किया ही था। एनामोलस पेयर क्या होते हैं कि इसमें कुछ जगह हैवियर एलिमेंट लाइटर से पहले रख दिए, जैसे इन्होंने कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा, और अगर निकिल का वेट, सपोज मैं एक अंदाजा कह रहा हूं 59.1 है, तो ये 59.6 है। कहने का मतलब जो हैवियर है मेंडलीव ने उसे पहले रख दिया, जबकि टेबल क्या कहती है कि हैवियर वाले को हमेशा बाद में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। तो इस पेयर को कह दिया एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर ऐसे बहुत सारे थे, मतलब 3-4 जगह ऐसे एनामोलस पेयर आ रहे हैं, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट के नीचे आपको ये लिखना है दीज टू डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट ओवरकम व्हेन एटॉमिक नंबर बिकम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हमने एटॉमिक नंबर बेस बनाया तो आइसोटोप का डिफेक्ट खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? बिकॉज आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। अब इनका एटॉमिक नंबर सेम है और आज की टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से है, तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर सेम, तो एक ही पोजीशन मिलेगी। ये डिफेक्ट भी हट गया। क्यों हट गया? इसका एटॉमिक नंबर 27 है, इसका 28 है, जिसका एटॉमिक नंबर पहले आएगा वही पहले आएगा। तो दीज टू डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड व्हेन एटॉमिक नंबर बिकम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगला डिफेक्ट, वेरी गुड, अगला डिफेक्ट ये था कि मेंडलीव की टेबल में जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं ना, ग्रुप 1 मेटल्स, और एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिव लिंक नहीं था। यहाँ एकदम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ एकदम इलेक्ट्रोनेगेटिव, बीच में कोई कनेक्टिव लिंक नहीं था, यानी हेलोजन, सॉरी इनर्ट गैसेस के लिए जगह नहीं थी, या इनर्ट गैसेस पता ही नहीं थी। डन। या फिर आप एक और कह सकते हैं डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टुगेदर सिमिलर अपार्ट। मेंडलीव ने क्या किया था
अगर आप देखें तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट ए है और साथ में ही फर्स्ट बी है, मतलब इस कॉलम को फर्स्ट कहा है, यहाँ ए और बी साथ में है। बच्चों अगर ए और बी साथ में तो प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट ए में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, और फर्स्ट बी में है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो है हाईली रिएक्टिव, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, और ये है नोबल या इनर्ट, उल्टा नेचर है, और इन दोनों को रखा उठा के एक साथ। जबकि डायगोनल रिलेशनशिप या लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी मैच करती है, जब इनकी और इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है तो इन दोनों को साथ में रखो भाई, तुमने उन्हें साथ में रखा है जो मैच नहीं करते। तो अगला डिफेक्ट क्या आ गया? डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस टुगेदर while similar apart. Dissimilar elements placed together while similar apart. जो अलग अलग नेचर के एलिमेंट्स हैं, डिसिमिलर हैं, वो साथ में रख दिए और एक जैसे एलिमेंट दूर दूर, while similar apart. बोलो बच्चों, ये क्लियर है पहला? ठीक है, ये हुआ मेंडलीव। नेक्स्ट हेडिंग, इसके बाद किसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया? अरे वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, हेनरी मोजले इंट्रोड्यूस एटॉमिक नंबर एंड गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था बच्चों। हेनरी मोजले इंट्रोड्यूस एटॉमिक नंबर एंड गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और भैया ये पीरियोडिक लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला था, सेम। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर इन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पिछली बार एटॉमिक मास था, बस अब एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज मोजलेस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? कि जो भी प्रॉपर्टीज चलती हैं वो एटॉमिक नंबर के फंक्शन में है, एटॉमिक नंबर के कुछ एक रिपीटिशन होता है उससे चलती हैं। जबकि इसका भी असलियत में मॉडिफिकेशन है कि सारी प्रॉपर्टीज नंबर की वजह से नहीं, भले नंबर इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेन है वो कॉन्फ़िगरेशन है। तो मेन जो प्रॉपर्टीज का फिजिकल और केमिकल बिहेवियर है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन लॉ जो मोजले का है वो एटॉमिक नंबर पे है। तो लिख लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आपने लिखा है हेनरी मोजले इंट्रोड्यूस एटॉमिक नंबर एंड गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ according to which physical and chemical properties are in periodic function, according to which physical and chemical properties are in periodic function of their atomic number. Physical and chemical properties are in periodic function of their atomic number. बेटा इनका कहने का मतलब atomic number is far much more important than atomic mass. Atomic mass पे भारी कौन पड़ रहा है? Atomic number. It is more important than atomic mass. ठीक है, तो more fundamental, more important is atomic number. Done. अब हमें आज की पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। बेटा हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसका नाम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, उसके भी बाद बनी हुई टेबल है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और लॉन्ग फॉर्म क्यों कहते हैं? हमारी पीरियोडिक टेबल में क्या है, कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप, 1 से लेके 18 तक 18 ग्रुप। जबकि मेंडलीव की ओरिजिनल में 8 थे, थोड़ा सा बाद में मॉडिफाइड हुआ तो 9 हो गए। ठीक है, एक पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा कई बच्चों को कंट्रोवर्सी का लगेगा, लेकिन ये सही है, मैं जो आपको लिखा रहा हूं आप बेफिक्र होके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसे कई लोग सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडलीव सुधर गए, उन्होंने मान लिया और उनकी टेबल आ गई मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एक तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, एंड इट हैज 9 ग्रुप comma and 7 periods. It has 9 groups and
7 पीरियड। बेटा 9th ग्रुप कौन सा ऐड हो गया? नोबल गैसेस का। तो इसमें नोबल गैसेस भी थी, 9 ग्रुप एंड 7 पीरियड। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ड्रॉबैक हट गए? जो हमने पीछे लिखे थे, एटॉमिक नंबर आते ही ड्रॉबैक हट गए, वो हट गए। इसमें अभी भी कौन सा ड्रॉबैक है? वो जो लास्ट में आपने लिखा ना, डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टुगेदर, वो अभी भी ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक टेबल है उसमें अभी भी फर्स्ट ए और बी, सेकंड ए और बी, ये अभी भी है। तो इसमें ये डिसिमिलर एलिमेंट साथ में रखे अभी भी हैं। तो ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट कईयों को लगता है कि अगर एग्जामिनर पूछता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है क्या उसमें ये डिसिमिलर साथ में रखते हैं, तो कुछ लोग समझने लगते हैं कि नहीं भाई मॉडर्न है, मॉडर्न में तो सब कुछ अच्छा है ना। ये थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक टेबल, और इसमें अभी भी डिसिमिलर साथ में है। और जो हम पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं आज की तारीख में, उसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, LFPT है आज की मोस्ट रिफाइंड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। हाँ, तो अब वही है ना, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ ना, पहले कुछ समझ में आया उन्हें, फिर कुछ आया, तो अब टेबल बनाने के लिए और भी कुछ चाहिए था ना। तो इससे अगली टेबल जो आई वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड थी, SPDF उसमें लगा दिए गए थे, तो वहां SPDF लगा के और सेग्रीगेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा इसका एक और नाम दे दिया गया है, ऑल्सो नोन एज बोर्स पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल्सो नोन एज बोर्स पीरियोडिक टेबल। भैया बोर ने ये टेबल बनाई नहीं है, लेकिन इसे बोर्स पीरियोडिक टेबल हम कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज बोर्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसे बोर्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हाँ, बेटा एक्चुअली ना इन्होंने वैलेंसी कह लो, क्योंकि उसमें वैलेंसी तो पता ही थी। याद आ गया क्यों पता थी? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स एटॉमिक वेट इज इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, तो उस हिसाब से ग्रुप बनाए थे। अब उसमें भी इन्होंने ए और बी कैसे कर दिया, एक वो कह दिया जिसकी वैलेंसी बहुत रिएक्टिव है, एक वो कह दिया जिसकी वैलेंसी का नंबर तो एक ही है, जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड की वैलेंसी एक ही है और लिथियम सोडियम पोटेशियम की भी एक है, लेकिन इनका नेचर उल्टा दिख रहा था, तो उन्होंने एक एक वैलेंसी वाले एक साथ रख दिया, ऐसे दो वैलेंसी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन हुआ, बाद में इसे हटा दिया। अब हमारी आ रही है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, जिसको हम और क्या कहते हैं बच्चों? बोर्स पेयर। बोर ने दी नहीं थी, लेकिन फिर बोर्स पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा अफबाउ रूल है ना, अफबाउ प्रिंसिपल, SPDF, उसको बोर बरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इसीलिए जो हम अब पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं इसे बोर्स पीरियोडिक टेबल कह देते हैं, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल में यहां जितने एलिमेंट है वो S ब्लॉक वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, S मालूम है, ऐसे यहां जितने हैं ये P ब्लॉक है, मतलब S का मतलब ब्लॉक से है, इसका S से कोई सुपीरियर वर्ड नहीं है, P से कोई पागल वर्ड नहीं है, P ब्लॉक है। ठीक है, ऐसे ही ये D है, ठीक है, और ये F है। ठीक है, वो बात अलग है, F ब्लॉक को हम जनरल जब पढ़ाएंगे आगे भी 12th में, तो हम कहेंगे जो फालतू लोग हैं इसीलिए उठा के बाहर रख दिया, F फॉर कंप्लीटली फालतू बाहर रखे हैं। तो SPDF में ये टेबल है जिसे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं। तो पॉइंट आपको अगर समझ में आ गया हो, ठीक है, तो ये SPDF ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो पॉइंट क्या लिखा आपने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद आपने लिखा है, अब बेटा पॉइंट क्या लिख लिया कॉपी में? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल ऑल्सो नोन एज बोर्स पीरियोडिक टेबल एज इट इज बेस्ड ऑन, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्स बेरी, वेरी गुड बेटा, एज इट इज बेस्ड ऑन बोर्स स्कीम ऑफ या बोर बरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बोर्स स्कीम पे बेस्ड है इसलिए, as it is based on Bohr scheme of electronic configuration। ठीक है, डैश देके लिख लीजिए। It has 18 group and 7 period। बेटा ये सभी को मालूम है, वर्टिकल कॉलम ग्रुप होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड होती हैं, तो बार बार नहीं लिख रहे 18 वर्टिकल कॉलम, सीधा 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। और आज की तारीख में जो मॉडर्न है उसके हिसाब से इसका नंबर है ग्रुप नंबर 1 और इसका नंबर है ग्रुप नंबर 18, और ये सारे ग्रुप लाइन से चलते जाएंगे।
ठीक है, पहले के नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग था कि ये 1A है, B आएगा एंड सो ऑन, अब नहीं है, अब सीधा 1 to 18 नंबर आपको ऐसे रखने हैं। ये मॉडर्न IUPAC है, इनका नंबर 1 to 18, ठीक है। तो इट हैज 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड, ठीक है। और ये डिजाइनिंग क्यों आ गई है, ये नीचे थोड़ा हो गया, ये अलग हो गया, क्योंकि ये ब्लॉक्स में है, ठीक है, सारे एक जैसे ब्लॉक वाले ये है। थोड़ी कमियां इसमें भी हैं, एक कमी इसमें ये है, एक ये है। यहाँ का जो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसकी पोजीशन अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 1 को मैच करती है, कुछ 14 को करती है, कुछ 17 को, तो कईयों को प्रॉपर्टी मैच कर रही है, पोजीशन फिक्स नहीं है। और हाइड्रोजन को कभी भी आप ठीक से टेबल देखेंगे तो फर्स्ट के साथ जोड़ के नहीं रखा है, फर्स्ट के ऊपर जरूर दिखा देते हैं, जोड़ के नहीं रखते। और ये एक और ड्रॉबैक है 18 में, यहाँ हीलियम, एक्चुअली हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, तो आपको पता लग ही रहा है ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, लेकिन रखा तो पी के ऊपर है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि तुम्हारी टेबल तो पूरी ब्लॉक्स के हिसाब से थी और ये भी एस ब्लॉक था, तो एस के वहीं रखो। भाई तुम हाइड्रोजन यहाँ दिखा रहे हो 1, तो यहीं पे 2 दिखाओ ना, यहाँ क्यों नहीं 2 दिखा रहे हो? और जबकि ये कॉन्फ़िगरेशन नीचे 2s2 है, फिर 3s2 है, तो 1s2 यहीं आना चाहिए, लेकिन 1s2 यहाँ ना रख के तुमने यहाँ रखा है, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज भी तो देख रहे हो ना। तो हीलियम इज ए नोबल गैस, वो नोबल गैस की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसे उठा के यहाँ रखा है। तो अगर कोई आपसे पूछता है क्या इस टेबल के ड्रॉबैक हैं, हाँ अभी भी है। इस टेबल में इम्प्रोवाइज होना, हाँ अभी भी होना है। क्या इम्प्रोवाइज होना है? हाइड्रोजन की पोजीशन बतानी है, हीलियम बाहर रखा हुआ है एस ब्लॉक होने के बाद पी ब्लॉक में, और पूरा एस ब्लॉक नीचे रखा है। ये एक्चुअली टेबल से कटा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ डी में एक्चुअली इस पॉइंट पे ये सारे 14 के 14 और एक डी वाला 15 एलिमेंट की पोजीशन एक ही है। ऐसे नीचे वाले 14 और एक के 15 की पोजीशन एक ही है। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक कॉलम एक बॉक्स में 15 रखें, तो उन्हें उठा के अलग रख दिया, मेन बॉडी से अलग रख दिया, तो ये भी ठीक बात नहीं है। तो इसका मतलब इस टेबल में अभी इम्प्रोवाइजेशन होगा। अच्छा, ये टेबल किस पे बेस्ड है? आज की साइंस, आज की नॉलेज तक पे बेस्ड है। मतलब आज अगर आप प्रैक्टिकल बात करें, जैसे किसी जमाने में ये कहा गया था एटम, मतलब एक ऐसी चीज जो अब आगे नहीं टूटेगी। फिर साइंस डेवलप हुई, थॉमसन आए, उन्होंने ना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर न्यूक्लियस अंदर। तो इलेक्ट्रॉन की स्टडी तो हमें बहुत कुछ पता है, अभी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन काफी पता है। न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा स्टडी नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो हमें ये तो मालूम है कौन है, लेकिन कैसे अरेंज है, क्या उसके अंदर भी कोई शेल सब शेल है, ये तो कुछ नहीं पढ़ा ना। तो इस लेवल पे नहीं है। अब इवन बीएससी एमएससी में भी उसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, वो अभी साइंस। अब हो सकता है कल को कोई और साइंटिस्ट ऐसा निकाल दे, इलेक्ट्रॉन जो है ना ये भी टूटता है, इसके अंदर भी फाइन पार्टिकल होते हैं, हो भी सकते हैं। फिर कोई नई साइंस, तो जब एक नई चीज निकल के आएगी तो फिर टेबल में और क्लियर होगा कि ये हाइड्रोजन एक्चुअली कहाँ है, ठीक है। मतलब और अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन होने के लिए कुछ और चीजें की नॉलेज होनी चाहिए, वो अभी हमारे पास नहीं है। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्लियर है। अब हमें ये देखना है एस ब्लॉक में कौन आता है, पी में कौन, डी में कौन और एफ में। तो हेडिंग हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ LFPT, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इन blocks, classification of long form of periodic table in blocks। अब आपको इसका तो पता ही है, there are 4 blocks। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं? SPDF। तो ये तो पहली लाइन हो गई, there are 4 blocks SPDF। अब भैया ये किसके बेसिस पे है SPDF? ये किसके बेसिस पे है? कौन S में जाएगा, कौन P में, कौन D में, कौन F में? कौन सा एलिमेंट S ब्लॉक होगा बेटा, किसके बेसिस पे? वेरी गुड, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम करेंगे, ध्यान से सुनना, जो सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ना, एकदम लास्ट, उसको हम कह देते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएटिंग। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में दिखा, जिस सबशेल में दिखा, एस में दिखा तो उसे एस में रख देंगे, पी में दिखा तो आगे पी में रखेंगे, डी में दिखा तो बीच में, और एफ में दिखा तो नीचे। तो ये जो पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ब्लॉक डिसाइड कर रहा है। वो डिसाइड कौन कर रहा है?
द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे एक सिंपल भाषा में मैं आपसे बात करूं, अब आप कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, अगर मैं कहूं एटॉमिक नंबर सपोज 11 का कॉन्फ़िगरेशन करो, तो 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चे ये करेंगे, बट आप 11th स्टैंडर्ड गए हैं, आपका कॉन्फ़िगरेशन ये आ रहा होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 ऐसा आ रहा होगा। और 11th स्टैंडर्ड में ही 2-4 लेक्चर के बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन ये भी नहीं आएगा, अभी 2-4 लेक्चर खत्म होने दीजिए, फिर इसकी जगह आपका कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा कि यहाँ लिखेंगे नियॉन और ये लिखेंगे 3s1। एक्चुअली इनर्ट गैस तक बताने की कोई जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होती। नियॉन के बाद 3s1 क्यों लिखा, क्योंकि हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, गेन लूज शेयर होंगे, उन्हीं की पढ़ेंगे। इनर्ट गैस तक इल्ले इल्ले सब स्टेबल है, मतलब इनर्ट गैस तक कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो बस इनर्ट गैस का नाम बताओ, उनको हल्का करो, उन्हें बाहर करो। इसके आगे की चीज काम की है, क्योंकि यही बेसिकली प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनर्ट गैस के आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बताने की जरूरत होती है, उसके पीछे के बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो फायदा क्या मिला, जैसे लेट सपोज थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, एटॉमिक नंबर 87, ठीक है, तो 87 अगर मुझे एटॉमिक नंबर लिखना है और मुझे मालूम है कि एटॉमिक नंबर 86 पे एक इनर्ट गैस है रेडॉन, ठीक है, तो 86 तक लिखने की जरूरत नहीं है और ये हो गया 87 का कॉन्फ़िगरेशन खत्म, ठीक है। अब एक बच्चा है जिसने ये लिख के ये कर लिया, वो सारे क्वेश्चन कर लेगा जो भी टीचर पूछेगा, और दूसरा बच्चा ये है वो इसको भी एक्सप्लेन करे, ये 1s से लेके 87 तक जाए, ठीक है, भले ही वो भी अपनी जगह सही है, बट जो क्वेश्चन आगे बनेंगे वो यहां से ही बनेंगे। तो 87 के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ही। तो आपको ये वाला तरीका भी सीखना है साथ साथ में कॉन्फ़िगरेशन का। कौन सा तरीका, कि नोबल गैस तक तो लिखेंगे नहीं, उसके आगे का ही खाली लिखेंगे, वो अभी हम सीखेंगे आज, ठीक है। तो अभी सिखाऊंगा कैसे आया ये अभी आपको सिखाऊंगा, बहुत इजी है, मजा भी आ जाएगा, और फिर आप वो 1s2 2s2 छोड़ भी देंगे। जो बच्चे ठीक से इसे सीख लेते हैं वो शुरू से कभी कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही नहीं। क्यों, क्योंकि जितने भी कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं कॉन्फ़िगरेशन के आगे के, वो सब इनर्ट गैस के आगे की चीज से है, पीछे से है ही नहीं, इसलिए उसके आगे जो चाहिए उतना ही लिखेंगे हम, ठीक है, वो अभी एक एक करके आएगा। तो आपने लास्ट पॉइंट लिखा है द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन 4 ब्लॉक, या इट इज क्लासिफाइड सब डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक एसपीडीएफ, ये लिख लिया है ना। ये किसके बेस पे है, इट इज डिसाइडेड बाय द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन और last electron in the electronic configuration. It is decided by the differentiating or the last electron in the electronic configuration. बच्चों जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे आखिरी का इलेक्ट्रॉन आएगा जिसे आप डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ये डिसाइड करेगा, ठीक है, कि एलिमेंट किस ब्लॉक का है। अब हम एक एक ब्लॉक को लिख रहे हैं, पहली हेडिंग डालिए एस ब्लॉक। तो एक एक को अलग पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों एस ब्लॉक की डेफिनेशन क्या आ गई, क्लियर, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस सबशेल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। अब पूछो, यही तो बता रहा हूं, यही तो अब बताया जाएगा अब आपको, ठीक है। हेडिंग लिखें एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, when the last electron enters in S subshell, the element belongs to S block. When the last electron enters in S subshell, element belongs to S block. ठीक है, S block कब कहेंगे। अब बच्चों आपको याद होगा चैप्टर 2 में पढ़ा है, S में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी S में या तो एक आएगा या 2 आएंगे बस। तो S को सिर्फ 2 ही ग्रुप मिले हैं। कौन से 2 ग्रुप मिले हैं, ये रहा पीरियोडिक टेबल, और इस पीरियोडिक टेबल में ये वाले शुरू के 2 ग्रुप ये S ब्लॉक के हैं, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, ठीक है। अब इसे 1 और 2 ही लिखते हैं, रोमन में भी नहीं, ऐसे लिखने हैं, ठीक है। तो S ब्लॉक का मतलब क्लियर हुआ क्या है, फिर से सुनो बेटा,
इसका अभी आपके लेवल में मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल को n कह दिया, 5 4 जो भी है, उसके s में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो। समझ में आया? या तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ns1 होगा या ns2, मिला के लिख दिया ns122। अगर ग्रुप 1 है तो ये ns1 आएगा, ग्रुप 2 है तो ये ns2। समझ में आया एस ब्लॉक कौन सा है? ठीक है, नहीं आया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है एसपीडीएफ का? कोई दिक्कत नहीं है, आपको एसपीडीएफ का कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं आता ना, तो अभी हम एक्स्ट्रा क्लास का अनाउंस कर देते हैं, और कल तो नहीं, परसों से हम आपका कॉन्फ़िगरेशन अलग से करा देंगे, फिर आपको कोई और चीज की जरूरत नहीं। देखो प्रैक्टिकल जी कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर बेस बनाएगा, ठीक है बनाता भी है, बट जो थर्ड चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जरा ध्यान से सोच के देखिए, क्या रदरफोर्ड मॉडल से कोई फायदा मिलेगा? रदरफोर्ड तो फेल हो ही गए हैं। या उससे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से कोई फायदा? आगे की पढ़ाई कोई डिपेंडेंट है? नहीं डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट किस पे है पढ़ाई? सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे। तो आपको एक हेडिंग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले से आनी चाहिए या मेरे को पढ़ानी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बेटा एक्स्ट्रा क्लास उत्कर्ष हम लगाएंगे, और अभी मैं अनाउंस कर दूंगा, अब कल तो नहीं लगाऊंगा, कल मेरा काम है, हाँ लेकिन परसों लगा सकता हूँ, ठीक है, कल की क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक। वो अभी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन आपको अलग से कराऊंगा, तो फिर आप देख लेना, ठीक है बेटा। चलिए अभी अगला पॉइंट आपकी कॉपी में क्या आना चाहिए? वो अगला पॉइंट ये आना चाहिए कि इट इज प्लेस्ड ऑन एक्सट्रीम। ठीक है, ये कहां रखा गया है? इट इज प्लेस्ड ऑन, ठीक है, क्या लिखेंगे? यस, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये मत लिख देना इट इज प्लेस्ड ऑन एक्सट्रीम कोचिंग, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल है भैया, एकदम बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इट इज प्लेस्ड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसीलिए तो मैं लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू किया, मैंने पहले तो राइट हैंड से ही लिखता था, बाद में देखा ये एक्सट्रीम लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया। दे आर प्लेस्ड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल इन 2 ग्रुप्स नंबर्ड, इनको 2 ग्रुप में रखा गया है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल इन 2 ग्रुप। बेटा IN इन है और TWO2 है ना, IN इन और TO2 नहीं है, इन 2 ग्रुप नंबर्ड 5 and 6, नंबर्ड 5 and 6, ठीक है, लिख लिया है बेटा। 5 की स्पेलिंग बोलो क्या लिखती है, देख लो वही लिखिए, वेरी गुड। एक तमाचा पड़ेगा, आंसर आना है 1 and 2। इतनी देर से ऐसे समझा रहे थे 1 2 1 2, अगर तुम्हें 5 6 करना था, हमने इतनी देर से काय समझाया तुम्हें 1 और 2 में रखे गए हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, फिर भी लिख लिया 5 and 6, और चौड़े होकर बता रहा है बोले 5 की स्पेलिंग, बोले FIVE 5, पूरे 5 पढ़े गाल पे सही हो जाएगा तू, ठीक है। ये तो भैया ये आप अगली बार लिखते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो ये जब आप ऑफलाइन क्लास सब बच्चों की होगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जब हम पढ़ाते हैं तो समझाते समय हम बच्चों से कहते हैं पूरा फोकस यहाँ रखो, अभी लिखने पे ध्यान मत दो, पूरा फोकस समझने पे रखो। और जब हम डिक्टेट कराते हैं तो फोकस दोनों बात पे होना चाहिए कि जो आपने समझा था क्या वही बोल रहे हैं या कुछ फंबल कर देंगे। जब कोई चीजें बहुत ईजी होगी तभी फंबल करेंगे, मतलब टफ चीजों पे नहीं करेंगे, सेंटेंस बहुत लंबा है तो उसमें कुछ जगलिंग नहीं करेंगे। लेकिन हाँ हमें मालूम है कि इन्हें 2 ग्रुप में रखा है, उनका नंबर क्या है, मैंने कहा 5 6, तो इसमें तो तुम्हें तुरंत समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे भैया, 5 6 अभी तक तो आया भी, 1 and 2 लिखना था तो 1 and 2। तो हम जब फंबल करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि कुछ बच्चे यहाँ पे खाली मुनीमगिरी करने आते हैं, वो आगे चल के एक बहुत अच्छे स्टेनो या क्या कहते हैं वो पीए, ये वैसे हैं, ये पीए रहते हैं वैसे ही हैं, तो पीए बनने के लिए आते हैं कि आप बोलो हम डिक्टेट कर रहे हैं, हम पैसे दिए तुम्हें डिक्टेट कराएंगे, भैया वो नहीं चाहिए। यहाँ वो बच्चे चाहिए जो खुद भी इनिशिएटिव लें। क्यों? क्योंकि कंपटीशन क्या चाहता है आपसे कि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा होगा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे जैसे ही मैंने कोई सेंटेंस बोला वो सेंटेंस दिमाग में जाते ही रिस्पॉन्स आना चाहिए ना कि इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल।
चाहे मैं आपसे पूछूं या ना पूछूं, अपने आप रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखो जो चीज आपको अच्छी तरीके से आती है, कितना आप रोकना चाहोगे, रुकोगे नहीं, आप रिस्पॉन्स दे दो। और जो चीज तुम्हें आती ही नहीं होगी, उसमें मैं कितना तुमसे पूछना चाहूँ, रिस्पॉन्स दो दो, तुमको अच्छा मुझसे पूछ रहे थे, हमें पता ही नहीं था। ये होता है, ये यूजुअल ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसे आपको पहले एग्जांपल दिया होगा, एक बार फिर दे देता हूं मैं आपको, वो याद रखने के लिए जरूरी है। अब जिससे पूछूं वही बोलना, ठीक है। एक अच्छी पिक्चर आई थी, कुछ टाइम पहले आई थी, 3 इडियट नाम से, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूं वही बोले। और 3 इडियट अगर आपने ठीक से देखी हो तो उसमें शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है। शाहरुख खान ने एक डायलॉग बोला है, याद है ना, ठीक है। एक डायलॉग है, समवॉट ऑल इज समथिंग करके कुछ है, ऑल इज, ऑल इज, है ना, है? देखा आप, मैंने पूछा कहीं तुमसे? अभी नहीं पूछा ना। मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, मैंने तो ऑल इज वेल पूछा। लेकिन तुम्हारा फोकस कहाँ था? तुम पहले से मुझे करेक्ट करने लगे, वो शाहरुख तो था ही नहीं, आमिर था। पॉइंट क्या था? तुम्हें आता था, तुम श्योर थे, कॉन्फिडेंट थे, तुम आगे कद्दू में पक्का आमिर था। और ध्यान से देखो, दोनों में खान वर्ड लगा है, शाहरुख आमिर दोनों में खान, नहीं, नो कंफ्यूजन, 100% क्लियर है। और आमिर खान की 10 फिल्में हैं या 100 हैं, तब भी हमें क्लियर है कि 3 इडियट में क्या था। और अभी मैं कहा भी नहीं कि तुम बताओ या तुम, कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। जो पूछ रहा हूँ वो फोकस में नहीं है, फोकस उस पे है, तू पहले सही कर। शाहरुख तो थी नहीं, आमिर था, ठीक है। और इसमें जो करिश्मा कपूर का रोल था, अगर आपको याद हो, ठीक है, उसका रोल कैसा था? पहली बात तो थी नहीं। अब ये देखो अपने आप आ रहा है। और यही ना, अगर नहीं आता हो और मैं कहूँ हाँ बेटा लास्ट वन तुम बताओ, हाँ लास्ट वन तुम बताओ, तो लास्ट वाला चुपचाप हंसता रहेगा, कुछ नहीं, चुपचाप हंसता रहेगा ही। फिर मैं उसको अबे तुम्ही से कह रहा हूँ, मैं हूँ, अच्छा मैं लास्ट हूँ, अच्छा अच्छा, ओ मुझे पता ही नहीं था मैं लास्ट हूँ। मतलब तब ऐसा लगता है हमने तो बात ही नहीं करनी। और उस समय आप देख लेना, जब आपका क्वेश्चन आपको नहीं आता आंसर, जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते, आप टीचर को फेस ही नहीं करते, आप उसकी तरफ देखते ही नहीं हो। और उसे मतलब वो बार बार कहे भी हाँ बेटा आप, हाँ बेटा आप, बेटा मुस्कुरा रहा है, बेटा बाहर देखने लगता है कहीं और, क्यों? उसे आंसर आता ही नहीं, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो वो पंगे ही नहीं लेता। और जहां कॉन्फिडेंस होता है वहां कहना ही नहीं पड़ता। यही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, को रिलेट क्या कर रहा हूँ। जब भी मैं फंबल करूंगा, अगर आपने ठीक से क्लास में रहते हुए पढ़ा है, दिमाग से, मेंटली, तुरंत आपका रिस्पॉन्स आएगा ये गलत बोल दिया, आप तुरंत करेक्ट करके सही लिखोगे। और कुछ बच्चे होंगे जो गलत ही लिख लेंगे, जो खाली नकल कर रहे हैं, और फिर जब एक आध सेकंड का पॉज मिलेगा, जब दूसरे उस पर हंस रहे होंगे तो काट के सही करेंगे। और फिर मैं जब मूव करूंगा ना उनकी कॉपी देखने के लिए, तो उसके ऊपर अपना हाथ रख लेंगे कि इसे छुपा लेते, हमने तो सही, मतलब हाथ रखें। कई तो इतने स्टाइलिश होते हैं हाथ नहीं रखते, वहां पेन एकदम एग्जैक्ट उसी लोकेशन रख के यूं करके बैठ जाते, जैसे सर ना, मतलब सर ने तो पढ़ाई की ही नहीं, हम तो बिना पढ़े ऐसे आ गए थे, हमने तो यहाँ बैठ के हरकतें। अच्छा, ये इन बच्चों को नहीं पता है कि 90%, मतलब 90 नहीं तो 60 to 70% तो पक्का है, मैं उन्हीं में से हूँ, 99% टीचर वो होते हैं जो खुद कभी ढंग से नहीं पढ़े होते। प्रैक्टिकल सी बात है, ये एकदम ट्रुथ है, बिटर ट्रुथ, कि हम टीचर यूजुअली वही होते हैं जो अपने लेवल पे अपने टाइम पे बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करते थे। भाई प्रैक्टिकल सी बात है, अगर मेरे 100 में 99 आ रहे होते, 100 में 100 आ रहे होते, मैं नहीं, टीचर तो चलो तब भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पढ़ा रहा होता, यहाँ पढ़ा रहा होता, मैं यही काम यही कर, अबे आईएएस बन के कहीं बैठा होता, साइन कर रहा होता, डॉक्टर इंजीनियर बना होता, उस समय मैंने पढ़ाई की नहीं। अच्छा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाई की और फिर मैं टीचर बनने के लिए पढ़ा, जब मुझे पढ़ाना पड़ा बच्चों को तब मैं पढ़ा, और जब मैं टीचर बनने के लिए पढ़ा तो मुझे समझ में, अबे ये भी होता है, अबे ये भी होता है। तो अब मुझे मालूम है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं उन्हें क्या नहीं आता, तो मैं उनको कह सकता हूँ बेटा तुझे ये भी नहीं आता, तू चिंता मत कर, मुझे भी नहीं आता, अब मुझे आया, तुझे आज ही आ जाएगा, बस तू मेरी सुनता है। ठीक है, हमारे टीचर्स ने भी जब हमें पढ़ाया होगा, बहुत समझाया होगा, उन्होंने लेक्चर दिए होंगे, देते ही हैं, सारे टीचरों की आदत होती है, वेले है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि
बेसिकली टीचर्स को आप फूल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा शातिर रहे थे। जिससे आप शातिर हो वो आपसे ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, मीनापन उनके अंदर, कमीनापन जिसे कहते हैं ना, बड़ा भरा हुआ था। और इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ में आईएएस, सीसीए, डॉक्टर, इंजीनियर, और एक दो टीचर जरूर ऐसे होंगे वो कहेंगे मेरे आईआईटी क्वालिफाइड, मैं नीट क्वालिफाइड, इतने परसेंट, उतने परसेंट। फिर मैं उनसे कहता हूँ कोई बात नहीं, फर्क क्या है, पढ़ा तो हम दोनों साथ में ही रहे, हमने लाइफ भी इंजॉय कर ली थोड़ी बहुत, है नहीं है? तुमने उस समय भी कुछ ना किया और बाहर अभी भी कुछ ना पा रहे हो, हमारे साथ ही तो पढ़ा रहे हो, ठीक है? नहीं मतलब ऐसा नहीं है ना, जैसे सचिन सर को अभी बुलाऊंगा ना यहाँ, उनसे कितने नंबर थे तुम्हारे? मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, मैंने फिर मेरे 12th में 99 थे मैथ्स में, मैंने फिर केमिस्ट्री में 50 भी नहीं थे भाई। मैं पढ़ा, तू भी वही रहा, पढ़ा मैं भी वही रहा हूँ, साथ ही साथ, ठीक है? नहीं आईआईटी कर क्यों ली तुमने? चलिए लौट के आइए। तो ये एस ब्लॉक का मतलब क्लियर हुआ। अब जरा एक पॉइंट थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का है, जरा याद रख सको तो कर लेना। ये जो एस ब्लॉक है ना, इनकी जो पिछली शेल होगी, सेकेंड लास्ट आउटर से पिछली शेल, उसमें हमेशा नोबल गैस होगी, उसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होगा? नोबल गैस। तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी पिछली शेल हमेशा क्या रहेगी? नो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट अगर तुम्हें याद रहा तो फायदा होगा। अब बच्चों जरा देखना, नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं ये याद ही कर लो। पहली नोबल गैस हमारी है हीलियम, दूसरी नोबल गैस नियॉन, अरे यार तुम्हें याद है इसका मतलब? क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है? जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका, ये नोबल गैसेस विद एटॉमिक नंबर याद करनी है बेटा, ये विद एटॉमिक नंबर याद कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? अब हमने क्या कहा, एस ब्लॉक वाले की पिछली शेल में हमेशा क्या है? नोबल। तो कॉमन सेंस लगाओ, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इसके बाद का एटॉमिक नंबर 3 और उसके अगला 4, दोनों एस ब्लॉक होंगे। समझ में आया? ये क्या है? 10, 11 और 12 एस ब्लॉक होंगे, ये 18 एंड सो ऑन। समझ में आया? अच्छा और ध्यान से देखना, अब आपको समझ में आना चाहिए। ओए देख लो पहले यहां, ये है हीलियम। हीलियम कौन से पीरियड की शेल, कौन से पीरियड की है? फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस है, तो फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस हीलियम हो गई, ठीक है? यहां तक हम नहीं लिख रहे। अगला पीरियड कौन सा आएगा? सेकेंड। तो ये सेकेंड पीरियड आएगा, या तो 2s1 होगा या फिर 2s2 होगा। बोलो समझ में आया? 2s1 या 2s। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2s1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 3, और यहाँ 2 और 2 4, तो एटॉमिक नंबर 3 और 4 का कॉन्फ़िगरेशन ये है। आया समझ में? नहीं आया? कोई बात नहीं, 2-3 के बाद आएगा, रुको अभी। ये लिखा है मैंने नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10। तो 11 वाला भी नोबल गैस होगा, और सॉरी एस ब्लॉक होगा, आएगा आएगा, रुक जा। और 12 वाला भी एस ब्लॉक होगा। तो 11 वाले के लिए क्या लिख सकते हैं? नियॉन 3s1। 3s1 क्यों? नियॉन जो है सेकंड पीरियड की इनर्ट गैस है, तो सेकंड पीरियड तक का तो काम खत्म हो चुका, अब तो सेकंड के अगला पीरियड आएगा, वो थर्ड आएगा, तो 3s1 आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही एटॉमिक नंबर 12 के लिए नियॉन 3s2। समझ में आया? ऐसे करके अभी समझाऊंगा, सबके लिए अलग अलग बताएंगे। पहले आप सारी इनर्ट गैस के नाम और एटॉमिक नंबर याद कर लें, ठीक है? जितनी भी इनर्ट गैस हैं उनके नाम और एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, ठीक है? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिख लिया? चलिए नाउ अब मैं ना 2-3 कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको करके दिखाता हूं, फिर मजा आएगा, ठीक है? जैसे पहले मैंने लिख दिया बेटा एटॉमिक नंबर, लेट्स सपोज 3, और ये है लिथियम का, और इसका मैं एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं जो 11th स्टैंडर्ड में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, 1s2 2s1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s1। बट मुझे ये मालूम है 1s2 एक नोबल गैस है, और अगर ये नोबल गैस है तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है उस नोबल गैस के नाम से, हीलियम, और ये लिख दिया मैंने 2s1।
तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। एक मिनट, अब मैंने लिखा है ये एटॉमिक नंबर 4 जो है बेरिलियम, और इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, ठीक है। लेकिन 1s2 एक नोबल गैस होती है, तो इसे रिप्लेस कर दो हीलियम 2s2 से। इज इट क्लियर? अभी शुरू में एक आध बच्चा कहेगा यार तुमने यहाँ पे भी एक शब्द लिखा, ये भी एक ही शब्द था, ये ना लिख के यही लिख देंगे, तो अभी तो ऐसा लग रहा है, बट जैसे जैसे आगे जाएगा ये तो एक ही शब्द रहेगा, ये बहुत सारे सिमट जाएंगे। बोलो बच्चों, आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए पहले आज यहीं तक हम करेंगे, ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। और कल का क्लास जो होगा ना, एक बारी कल रिंग करके आना, कल एक ऑक्शन में मुझे जाना है ना, और यहीं पे बीडीए में ही है। तुम में से कोई अगर है उसमें तो बता दो, तुम्हारे पापा अगर बीडीए में हो, ठीक है। किसी के हैं पापा बीडीए में, ऑक्शन घर पे ही हो जाए मेरे, तो मुझे ऑक्शन में जाना है। तो होपफुली अगर थोड़ा भी लेट होता हूँ मैं, तो क्या मैं क्लास नाइट में 7 to 8 या 7 to 8 रख सकते हैं? 7 to 8 कौन पढ़ाता है? 7 to 8 पढ़ा रहे? ओके, 9 to 9:45? नहीं, ऑनलाइन वाले बोलिए 9 to 9:45, थम्स अप और डाउन। अरे Okay, यार 4 to 5 पे क्यों आ रहा है समय? चलिए ठीक है, मैं इसी टाइम पढ़ाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो अनाउंस कर दूंगा टाइम क्या। थैंक यू सर। यू वेलकम। thank you, sir. हाँ, अब आप आ सकते हैं ऑफलाइन वाले। Thank you, sir.